नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल गोपाल पीडिया पे। तो आज 5 मार्च है। 5 मार्च के हिस्ट्री के बारे में आप आज जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच जरूर से जरूर शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो आज जानेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन आज के दिन अल्पकालिक रूप से विराम दे दिया गया था, यानी खत्म कर दिया गया था। गांधी इरविन पैक्ट के बारे में जानेंगे। एक सुशीला दीदी के बारे में जानेंगे जो कि गुमनाम है, ज़्यादा इनकी जानकारी नहीं है। भगत सिंह के बारे में सब जानते हैं, राजगुरु सुखदेव के बारे में जानते हैं, लेकिन उन लोगों को काफ़ी उनके मदद करने वाले जो थी ये सुशीला देवी दीदी, इनके बारे में जानेंगे। उसके बाद आज जो है बीजू पटनायक के बारे में जानेंगे जो कि उड़ीसा के 2 बार चीफ मिनिस्टर रहे, मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जो कि उनके पुत्र हैं। उसके बाद आज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक शासक के बारे में पढ़ेंगे जो कि अपने टाइम का क्रूरतम शासकों में से एक जाना जाता है। जोसेफ स्टालिन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आज इतालवी वैज्ञानिक यानी इटली का एक वैज्ञानिक अलेक्जेंड्रो वोल्टा के बारे में पढ़ेंगे, जिसका खोज ने इलेक्ट्रिसिटी की दुनिया को ही बदल दिया। इलेक्ट्रिसिटी को कैरिएबल कर दिया। इलेक्ट्रिसिटी को आप अपने पैकेट में लेकर के घूम सकते हैं, ये काम कर दिया अलेक्जेंड्रो वोल्टा ने। तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो है, महात्मा गांधी ने 1931 में 5 मार्च 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को खत्म कर दिया था। क्यों? क्योंकि 5 मार्च 1931 को ही गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय, जैसा कि चित्र में देख सकते हैं, ये है लॉर्ड इरविन, इनके बीच में एक समझौता हुआ था। और इस समझौते के तहत आपको पता है, इससे पहले यानी 1931 से पहले 1930 में ही भारत में गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रहे थे, जिसका की शुरुआत दांडी मार्च से शुरू किया गया था। दांडी मार्च 12 मार्च से लेकर के और 6 अप्रैल तक चला था, और 6 अप्रैल के बाद से ही सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। तो जानते हैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड क्या है, क्यों गांधी जी सहमत हुए, समझौता क्यों करना पड़ा, और ऐसा अंग्रेजों को क्या आन पड़ा कि वो गांधी जी के साथ, गांधी जी को बुलाया और गांधी जी के साथ समझौता करने का आग्रह किया। इसका थोड़ा बैकग्राउंड जान लेते हैं। तो आपको पता होगा इसका लिंक जो है साइमन कमीशन से आता है। साइमन कमीशन वही है जिसका कि भारत में संवैधानिक सुधार के लिए नियुक्ति किया गया था अंग्रेजी सरकार, अंग्रेज जो ब्रिटेन की हुकूमत थी उनके द्वारा। 1927 में साइमन कमीशन का गठन हुआ था। 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया था। आपको पता है इसी समय साइमन गो बैक का नारा दिया गया था। साइमन कमीशन का विरोध इसलिए हो रहा था क्योंकि साइमन कमीशन का जो मैंडेट था कि भारत में संवैधानिक डेवलपमेंट किस तरह से हो, इस पे विचार करना, लेकिन भारत के कोई भी मेंबर इसको जो है, इसके मेंबर, भारत के कोई भी व्यक्ति इसके मेंबर नहीं थे। इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो है विरोध यहाँ के लोगों ने किया कि हम हमारे भाग्य के बारे में जो है चर्चा होने वाला है और हम में से कोई उसमें है ही नहीं। इस पे अंग्रेजों ने प्रत्युत्तर ये दिया था कि इंडियंस जो लोग हैं अभी उतने समझदार नहीं हैं, अभी उतने काबिल नहीं हैं कि अपने आप पे किस तरह से शासन करें, उसके लिए कानून वो बना सकें। इसका प्रत्युत्तर था साइमन कमीशन के विरोध में अंग्रेजों का। तो साइमन कमीशन का विरोध हुआ था 1928 में। इसी समय लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, सैंडर्स नाम का। वही सैंडर्स को बाद में भगत सिंह ने गोली मार दिया था। तो साइमन कमीशन एक रिपोर्ट दिया था 1929 में, और उसी रिपोर्ट पे चर्चा करनी थी। और उस चर्चा करने के लिए तत्कालीन ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर रैमजे मैकडोनल्ड ने 1930, 1931 और 1932, तो पहले शुरू करते हैं 1930 से। 1930 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, गोल मेज सम्मेलन का, कि देखिए साइमन कमीशन अपना रिपोर्ट दे दिया है और भारत में जितने भी स्टेक होल्डर हैं इंक्लूडिंग कांग्रेस, उसके अलावे भारत में जो मुस्लिमों के नेता थे उनको बुलाया, जो भारत में महिलाओं का नेतृत्व कर रहे थे उनको बुलाया, भारत में जो दलित थे जिनका नेतृत्व भीमराव अम्बेडकर कर रहे थे उनको
बुलाएगा, मतलब जितने स्टेक होल्डर्स थे सबको बुलाया कि देखिए किस तरह से आगे का डेवलपमेंट होगा भारत में, किस तरह से आज़ादी दिया, जो डोमिनियन, पहले तो डोमिनियन स्टेटस की बात दिया जाए, उसके बाद संवैधानिक विकास किस तरह हो, तो इस तरह की चर्चा के लिए। तो 1930 में जब ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था, तो 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 के बीच हुआ था। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था कि हम क्यों करेंगे इसमें पार्टिसिपेट, जब हमारा कोई आदमी साइमन कमीशन में था ही नहीं, व्हाइट कमीशन में था ही नहीं। तो कांग्रेस ने इसका विरोध किया। तब रमजे मैकडोनाल्ड को लगा कि जो है अगर कांग्रेस, हालांकि इस कांग्रेस के अलावे भारत के बहुत सारे जो लोग हैं स्टेक होल्डर्स जो उस समय थे वो गए थे, लेकिन रमजे मैकडोनाल्ड को लगा चूंकि कांग्रेस भारत का अखिल भारतीय पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, और कांग्रेस ही नहीं आती है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो रमजे मैकडोनाल्ड ने तत्कालीन भारत के वाइसराय लॉर्ड इरविन को बोला कि आप जो है कांग्रेस को मनाओ, कांग्रेस को मनाओ मतलब गांधी जी को मनाओ, क्योंकि उस समय कांग्रेस बाज इज गांधी एंड गांधी इज कांग्रेस, जो गांधी वही कांग्रेस वही करता था जो गांधी कहते थे। तो वही उस दोनों के बीच में गांधी और इरविन के बीच इसी को लेकर के समझौता हुआ था, और गांधी जी को इरविन ने मनाया कि आप जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो 1931 में होगा उसमें जो है आप पार्टिसिपेट कीजिए। तो गांधी जी ने इसके बदले जो है कुछ शर्तें रखी। वो शर्त में क्या क्या है यहाँ पर देख सकते हैं। शर्त में क्या क्या था कि जो है गांधी जी ये मान गए कि हम जो अभी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है इसको खत्म कर देंगे। उसके अलावा गांधी जी लेकिन कहें इसके बदले में क्या करना होगा, तो जो है जितने भी लोगों को आप जो है गिरफ्तार किए हैं उन लोगों को छोड़ दीजिए, जितने भी केस फाइल कर दिए हैं हमारे जो नेता हैं उनके अगेंस्ट, उनको जो है क्या कीजिए उस केस को विड्रॉ कीजिए। उसके अलावे जितने भी एक्टिविस्ट को आप गिरफ्तार करके बंद किए हुए हैं उनको भी अभी जो है इमीडिएटली रिहा कीजिए। सॉल्ट जो पे आप कर लगा रहे हैं उस सॉल्ट को जो कर है उसको खत्म कर दीजिए। इसके अलावा यहीं पे एक चूक होता है गांधी जी से, और वो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल आज तक पता नहीं चला उस पे, क्योंकि गांधी जी इस समय जो है जो उस समय वायसराय जो था उसको कन्विंस कर सकते थे कि जो है भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव उस समय जो है जेल में ही कैद थे। और ये कब हुआ था आपको पर देख रहे हैं ना यहाँ 5 मार्च 1931 को ये हुआ है, और 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को फांसी दे दिया जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि गांधी जी जो है इस पे ध्यान नहीं दिए। अगर गांधी जी थोड़ा सा प्रेशर बनाते तो हो सकता है कि लॉर्ड इरविन जो है मान जाता, लेकिन गांधी जी जो है इसको इन लोगों को गुमराह देशभक्त कहते थे। यही गांधी जी का एक ड्रॉबैक यहाँ कह सकते हैं, एक कमी या फिर अपने आप को हमेशा सही साबित करने का, क्योंकि ये सब नवयुवकों को गांधी जी ही कॉलेज छोड़ने के लिए आग्रह किए थे। अपना जो है सबसे पहला जो आंदोलन हुआ था 1920 में जो आंदोलन हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके दौरान। और अब कॉलेज छोड़ दिया जो व्यक्ति, वो उसको कॉलेज वापस में कैसे जाएगा, कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन उसको लेगा नहीं, तब वो क्रांतिकारी काम करने लग जाते थे। जब वो क्रांतिकारी काम करते थे तो उसको गांधी जी गुमराह देशभक्त कहते थे। ये तो गलत बात है ना, पहले आप जो है उसको लाए, उसको भड़काए, और उसके बाद आप असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो बेरोजगार हो गया, वो क्या करेगा। असहयोग आंदोलन में आप कह दिए कि हम 1 साल में तुम आज़ादी दिला देंगे, और बाद में जो है आप जो है उस आज़ादी दिलाना तो दूर की बात, आप आंदोलन को ही वापस ले लिए। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि गांधी जी का एक जो है यहाँ ये फॉल बैक हुआ, और गांधी जी इसको इनकी फांसी को नहीं टाल सके। और इस तरह से जो है समझौता हो गया गांधी इरविन के बीच, और गांधी जी है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए भी चले गए। हालांकि जाने से के बाद गांधी जी को वहाँ कुछ मिला नहीं, जो भी वादा किया गया था वो सारा वैसा कुछ वहाँ पर जो मीटिंग हुआ उसमें वैसा कुछ नहीं मिला, और गांधी जी खाली हाथ वापस आए। इसी समय गांधी जी जो है जब लंदन गए थे तो उस समय ब्रिटेन का जो अपोजिशन में था विंस्टन चर्चिल जो आगे जा करके द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बनता था, उस समय अपोजिशन में था। और उस समय ये पूरा विरोध था गांधी जी का, उसने किया था कि क्यों एक जो है बूढ़े के सामने हम झुकने के लिए
तैयार हैं। उसी समय गांधी जी को उसने जो है अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि गांधी जी आपको पता है असहयोग आंदोलन के दौरान से ही एक ही धोती जो आधा पहनते थे और आधा उसी को ओढ़ते थे, उसी के दौरान की ये घटना है। तो बाद में गांधी जी आते हैं, भारत जब वापस आए तो इन्होंने फिर से ये असहयोग आंदोलन को ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को शुरू किया, और फिर इस मूवमेंट का भी कोई ऐसा ठोस नतीजा नहीं निकल पाया। इसके बाद 1932 में भी एक तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ, उसमें भी कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं किया, गांधी जी भी पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन ये कंप्लीट हुआ। और बाद में यही तीनों गोलमेज सम्मेलन, साइमन कमीशन, इन तीनों का डिस्कशन रिपोर्ट मिलकर के परिणत हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935। आप पढ़े होइएगा, भारत अंग्रेजों के द्वारा भारत के संबंध में बनाया गया सबसे जो है अंतिम और सबसे बड़ा बृहत कानून कह सकते हैं। इसके बाद में सिर्फ एक भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ब्रिटेन पार्लियामेंट में पास किया गया था, उससे पहले जो है मात्र 1935 वाला ही ये जो एक्ट पारित किया गया था, इन सबों का ही वो परिणति था एक। आते हैं आज नेक्स्ट जो है सुशीला दीदी के बारे में जानते हैं, ये कौन थी। तो सुशीला दीदी, इनका जन्म 5 मार्च 1905 को हुआ था और मृत्यु 13 जनवरी 1963 को हुआ। यानी इन्होंने भारत की आज़ादी को देखा, एक आज़ाद भारत में इन्होंने सांस लिया। इनका जन्म उस समय जो है पंजाब प्रांत के गुजरात मंडल के एक जगह का नाम है जिसका नाम है दंतो चूहाड़, वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। बहुत जब एक अपने कॉलेज में पढ़ रहे थे, उसी समय ये जो है कुछ क्रांतिकारी जो इनके दोस्त थे, इनके मित्र थे, उनसे इनका संपर्क हुआ और उनसे ये इन्फ्लुएंस हुए। खास करके आप एक इतिहास में क्रांतिकारियों में एक नाम सुने होंगे, भगवती चरण बोहरा, उनकी ही पत्नी थी, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से वो मशहूर हैं। उन्हीं से इनका कांटेक्ट हुआ और वहीं से इनको जो है क्रांतिकारी गतिविधियों में इंटरेस्ट आने लगा। आपको पता होगा 1925 में काकोरी ट्रेन डकैती होता है, एक संस्था स्थापित हुआ था जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसका स्थापना 1924 में हुआ था, सचिंद्रनाथ सन्याल और कुछ क्रांतिकारियों ने किया था। और इसी ने 1925 में जो है काकोरी ट्रेन डकैती किया, और उस ट्रेन डकैती में जो है राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी को 1926 में जो है फांसी दे दिया गया था, ये भी पता होगा। ये खबर सुन करके इनको जो है बहुत सदमा लगा और इन्होंने जो है उसके बाद से कॉलेज छोड़ दिया और पूरी तरह से जो है स्वतंत्रता संग्राम में जो है एक्टिव रूप से पूरी तरह से काम करने लगे। काकोरी कांड में जब ये मुकदमा वो चल रहा था, उस समय मुकदमा के दौरान इन्होंने जो है पक्ष रखने के लिए, क्रांतिकारियों का पक्ष रखने के लिए जो वकील का खर्च होता है, वो खर्च का मुहैया कराने के लिए कहा जाता है इनकी माँ ने इनकी शादी के लिए जो सोना रखा था उसको इन्होंने बेच दिया और बेच करके उनके पैरवी के लिए, यानी क्रांतिकारियों के पैरवी के लिए वो पैसा जो है खर्च कर दिया। भगवती चरण बोहरा का नाम आप सुने होंगे, इनके द्वारा एक बुक लिखा गया था फिलॉसफी ऑफ बम, एक बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है। इन्हीं के साथ मिल करके ये फिर बाद में सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, जो कि ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन है ना, इसी को बाद में 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन बना दिया गया। ये जो है चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के सुझाव पे इसका नाम चेंज करके सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से इसका दे दिया गया था। आपको पता है 1927 में साइमन कमीशन जैसा कि ऊपर पढ़े, 28 में जब भारत आया था तो उसका विरोध हुआ था और विरोध करते समय लाला लाजपत राय की मृत्यु, उस समय एक जो जनरल था सैंडर्स, उसके आदेश पे लाठीचार्ज के कारण हो गया था। तो उसी सैंडर्स को गोली मार दिए थे, कौन, भगत सिंह। और गोली मारने के बाद भगत सिंह को छिपाने में जो है सुशीला दीदी का काफी जो है योगदान था। कोलकाता में इन्होंने एक घर का व्यवस्था किया था और उस समय भगत सिंह को
छुपाए थे। इसके अलावा कहा जाता है कि भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंकने जाने वाले थे तो सुशीला दीदी और वही दुर्गा भाभी भगवती चरण बोहरा की पत्नी, इन दोनों ने मिलकर इनसे जाने से पहले यानी लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने से पहले अपने खून का इन दोनों को तिलक किया और इनको फिर जो है वहां से विदा किया। 1930 में जब गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो उसमें इन लोगों ने इंदुमती जो है छद्म नाम, जिसको सूडोनेम कहा जाता है, उस सूडोनेम से जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया। हालांकि बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह जब जेल में थे तो उनके केस लड़ने के लिए, उनको सुविधा मुहैया कराने के लिए ये जो है नाटक में पार्टिसिपेट करती थी, नाटक करती थी और उस नाटक से जो पैसा, जो चंदा जमा होता था उसको वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता था। 1 अक्टूबर 1931 को इनके द्वारा और इनके कुछ साथियों के द्वारा एक सर्जेंट था जिसका नाम टेलर था, उस पे इन्होंने गोली चलाई थी और बाद में सफलतापूर्वक जो है वहां से बच के भी निकली। नेक्स्ट है आज ही के दिन बीजू पटनायक, इनका जन्म हुआ था 5 मार्च 1916 को और मृत्यु 17 अप्रैल 1997 को हुआ था। ये जो है बीजू पटनायक पेशे से एक अपने लाइफ के इनिशियल स्टेज में एक पायलट थे। इनको जो, और पायलट में साधारण पायलट नहीं, एक बड़े एडवेंचरस पायलट के रूप में इनको जाना जाता है, एविएटर के रूप में जाना जाता है। इनकी पत्नी का नाम ज्ञान पटनायक है, पेशे से वो भी एक पायलट ही थी। एज ए पॉलिटिशियन ये जो है चीफ उड़ीसा के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, एक बार 1960 से 63 और दूसरा 1990 से 95 तक ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री रहे। सबसे पहले जो है कॉमर्शियल जो है फ्लाइट उड़ाया करते थे, प्राइवेट एयरलाइंस जो होता है वहाँ पे उड़ाया करते थे, लेकिन बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो ब्रिटेन की ब्रिटेन का जो एयरफोर्स है उसको रॉयल एयरफोर्स कहा जाता है और ब्रिटेन का जो भारतीय शाखा था उसको रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता है। तो उसमें ये शामिल हो गए और उस समय कहा जाता है कि ये पायलट रहते हुए भी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में जो उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको इन्होंने काफ़ी मदद किया था और कहा जाता है वो मदद करते हुए 1-2 बार पकड़े गए और इनको जेल में भी डाला गया। एक और इनके साथ घटना इनके जीवन से जुड़ा हुआ है कि इंडोनेशिया का जो आज़ादी है, क्योंकि इंडोनेशिया पे उस समय डच यानी नीदरलैंड का अधिकार था, इंडोनेशिया की आज़ादी में भी इनका एक योगदान है। कहा जाता है उस समय इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे सुकर्नो और भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी ने एक ऑल इंटर एशिया कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था और ये प्रेसिडेंट सुकर्नो अपने प्रतिनिधि के रूप में एक व्यक्ति जिसका नाम है साज रीर, इनको भेजना चाहते थे, लेकिन चूंकि डच लोग जो थे, नीदरलैंड वाले जो थे, वो आने ही नहीं दे रहे थे, उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दे रहे थे, क्योंकि जो है सुकर्नो ने उनको आदेश दिया था अपने प्रतिनिधि को कि आप जाओ उस कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करो और जो ये डच लोग यानी नीदरलैंड वाले लोग जो ये इंडोनेशिया पे अपना ये जो क्रूरता कर रहे हैं, हैरास जो कर रहे हैं, इसको संसार के सामने उजागर करो। इसी वजह से नीदरलैंड वाले उसको पास ही नहीं आने, भारत आने ही नहीं दे रहे थे। तो उसी समय कहा जाता है कि नेहरू जी ने ये बीजू पटनायक को आग्रह किया और ये बीजू पटनायक ने उसको स्वीकार किया और इन्होंने बीजू पटनायक यहाँ से गए और बड़े एडवेंचरस तरीके से, बड़े गोपनीय तरीके से यहाँ से जा कर के और एक प्राइवेट और एक मतलब काम चलाऊ एक एयर स्ट्रिप बनाएगा, वहाँ पे उतरे और फिर चुपके से बिना किसी को पता चले प्रेसिडेंट सुकर्नो के जो प्रतिनिधि थे उनको वापस जो है ये दिल्ली लाए और उन्होंने कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया। बाद में कहा जाता है कि जो इस उनके यानी बीजू पटनायक के इस कृत्य के लिए इंडोनेशिया का एक ऑनररी सिटीजनशिप जो है प्रदान किया गया और इंडोनेशिया का जो एक अवार्ड है जिसको भूमि पुत्र के नाम से जाना जाता है, हाईएस्ट इंडोनेशियन अवार्ड किसी फॉरेनर्स को जो दिया जाता है, उससे भी इनको नवाजा गया।
तो इनका जो है इस तरह का जो है लाइफ रहा। और उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो ये जो है पॉलिटिक्स में आ गए। पहले तो लेजिस्लेटिव असेंबली से चुने गए, जो स्टेट की विधानसभा होता है वहाँ चुने। उसके बाद धीरे धीरे इनका कांग्रेस में ही शामिल थे। 1960 में इनको जो है कांग्रेस का ये बना दिया गया, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया अपना उड़ीसा का। 23 जनवरी, यहाँ से देखिए देख सकते हैं, 23 जून 1961 को जो है ये पहली बार मुख्यमंत्री बने उड़ीसा से के, और 1963 तक के मुख्यमंत्री रहे। बाद में इनको रिजाइन करना पड़ा। उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे के कामराज, जो कि तमिलनाडु से, और उनके कहने पे ये जो है रिजाइन भी कर दिए गए। बाद में इंदिरा गांधी जब का शासन आता है, कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी में आ जाती है, तो इनका कुछ इंदिरा गांधी से बनता नहीं है, और फिर कांग्रेस छोड़ करके अपना अलग पार्टी बना लेते हैं, उत्कल पार्टी। और जो है द्वितीय ये जो भारत में जब इमरजेंसी लगता है, तो इमरजेंसी के बाद जो है ये भी जो कुछ महत्वपूर्ण लीडर जिनको तत्काल अरेस्ट करा दी थी इंदिरा गांधी, उनमें बीजू पटनायक भी थे। इसीलिए बाद में जब जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसमें मोरारजी भाई देसाई और चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, तो उस समय ये दोनों के सरकार में ये जो है कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में कार्य किए। और उसके बाद फिर जो है इनका जो पॉलिटिक्स है सेंट्रलाइज हो गया अपने स्टेट उड़ीसा के प्रति। और फिर एक बार जो उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने 5 मार्च 1995 से लेकर के 15 मार्च 1995 तक। 97 में इनकी मृत्यु हो गई। वर्तमान में उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, इन्हीं के सुपुत्र हैं। और इनकी पार्टी का नाम है बीजद, यानी बीजू जनता दल। नेक्स्ट है आज ही के दिन जो है 5 मार्च 1953 को रूस के तानाशाह जोसेफ स्टालिन का निधन हो गया था। रूस के इतिहास में अगर जो मार्क्सवाद का विचार को अगर लेनिन ने उसका बीजारोपण किया, तो जो ये जोसेफ स्टालिन ने है उस बीज को पूरी तरह से सींचा। और उस बीज को सींचने के बाद उसको एक फुल फ्लेज्ड पौधा के रूप में तैयार किया। और उसके बाद जब वो तैयार हो गया तो उसका उस पे अपना जो अधिकार जमाया, और जिस तरह से उसका शोषण किया उसका कोई सानी नहीं है। अगर दुनिया के तानाशाहों में गिनती की जाती है 20वीं सदी के तानाशाहों में, तो हिटलर का नाम आप तो जानते ही हैं। हिटलर हुआ, मुसोलिनी हुआ, और उसमें जो सब प्रमुख आता है वो स्टालिन का भी नाम आता है। तो जानते हैं स्टालिन के बारे में। इसका जन्म 18 दिसंबर 1878 को तत्कालीन रूस, लेकिन वर्तमान का जो जॉर्जिया इलाका है वहाँ पे हुआ था। और बहुत कम उम्र में, यहाँ देख सकते हैं 1878 में इनका जन्म हुआ था। और 1883 तक जो है, 1883 में कार्ल मार्क्स की मृत्यु होती है। कार्ल मार्क्स का जन्म 1824 में हुआ था, 1883 में इसकी मृत्यु हुई। और इस समय जो मार्क्सवाद का विचार है जर्मनी में, चूंकि कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था, लेकिन कार्यस्थली इसका पूरा जो है कार्ल मार्क्स का ब्रिटेन लंदन में हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का विचार जो है फैल रहा था। और अपने युवा काल में ही ये जोसेफ स्टालिन कार्ल मार्क्स के विचारधारा से काफी प्रभावित हुआ। और बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, और उस समय रूस में जार का शासन था, और प्रथम विश्व युद्ध में रूस जो है को काफ़ी क्षति हुई। और वो जो आंदोलन हुआ, आपको पता है 1917 में रूस की क्रांति हुई थी। दो क्रांति हुई थी, एक फरवरी की क्रांति और एक अक्टूबर की क्रांति। और अक्टूबर की क्रांति के बाद जो है जार का जो शासन खत्म हुआ, और उसके बाद लेनिन के नेतृत्व में वहाँ पे एक कम्युनिस्ट सरकार बनी 1917 में। और 1917 के बाद 1922 में जो है लेनिन को लकवा मार जाता है, लेकिन फिर भी जिंदा रहता है। और शासन का बागडोर लेनिन का एक बहुत नजदीकी व्यक्ति है, आप नाम सुने होंगे, ट्रॉटस्की था। और तीसरे नंबर पे जो था ये जोसेफ स्टालिन था।
तो नियमतः लीगली जो है सत्ता जाना चाहिए ट्रॉटस्की के हाथों में। लेकिन जैसे ही 1924 में लेनिन का मृत्यु होता है तो सत्ता हथियाने के लिए जो है जोसेफ स्टालिन ट्रॉटस्की से भिड़ जाता है और पूरा कत्लेआम मचाता है और अंत में ट्रॉटस्की को जो है निर्वासित करा देता है। तो यहाँ से देख सकते हैं 1922 से लेकर के 1952 तक जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन था उसका जनरल सेक्रेटरी के रूप में काम किया। उसके बाद सोवियत यूनियन का जो डिक्टेटर बिकम द सोवियत यूनियंस डिक्टेटर बाय द 1930। जब पहले पहले ये शामिल कोई भी शासक जब शासन में आता है, जैसे हिटलर के बारे में ही पढ़िएगा कैसे किस तरह से उसका एंट्री होता है पॉलिटिक्स में, तो वो पहले बड़ा ही नॉर्मल तरीके से एंट्री मारता है एज ए पॉलिटिशियन और उसके बाद धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगता है। उसी तरह से ये भी पहले एकदम आया, उसके बाद सोशल रिफॉर्म किया, जो है एजेंडा लाया, 5 ईयर प्लान लाया, उसके बाद जितने भी कार्ल मार्क्स का आइडियोलॉजी था उसको लागू करवाया। सामूहिक खेती वहाँ पे किया गया, कोई भी व्यक्ति के पास जो है पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हो सकता है ऐसा डिक्लेयर कर दिया गया। वहाँ पे है जो भारी उद्योग जो हैवी इंडस्ट्री है उसका काफ़ी विकास किया। ठीक एकदम ये मॉड्यूल देखिएगा ना तो हिटलर का और ये जोसेफ स्टालिन का दोनों का सेम पैटर्न है और बाद में जाकर के दोनों डिक्टेटर हो जाना है, दोनों अत्यंत ही क्रूर हो जाता है। तो लेकिन 1930 तक आते आते जो है ये इसके द्वारा 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया गया था कब 1928 में। ये यही 5 ईयर प्लान को कॉपी किया भारत जब स्वतंत्र हुआ तो 1951 से 56 जो है पहला 5 ईयर प्लान महालनोबिस मॉडल पे जो लागू किया, ये कॉपी कैट था कहाँ का, सोवियत यूनियन का ही था। इसके द्वारा एक ग्रेट पर्ज के नाम से अभियान चलाया गया। ग्रेट पर्ज का मतलब होता है कि स्टालिन का जितना भी दुश्मन है, स्टालिन का जितना भी व्यक्तिगत दुश्मन और स्टालिन के विचारधारा का दुश्मन, उसको जो है इसने प्रोसिक्यूट किया, उसको जेल में डाला। कहा जाता है 7 लाख लोगों का, एटलीस्ट 7 लाख से एक्सक्यूटेड 7 लाख लोगों को जो है ये जो है क्या किया, बलि का बकरा बना दिया। 1934 से लेकर के 1939 तक। कहता है 1936 में एक बार कुछ लोगों इसका अंदेशा हो गया कि कुछ लोग जो इसके नज़दीकी में हैं और कुछ लोगों में से 13 लोग थे ये जो इसके खिलाफ जो है कुछ साजिश रच रहे हैं। तो इसके कारण इसने ये 13 लोगों को आदेश दे दिया और जो है आदेश देने के बाद इस पे केस चला देशद्रोह का और जो राष्ट्र प्रमुख है उसके खिलाफ साजिश करने का, और ये 13 लोगों को फांसी दिला दिया। कहा जाता है ये क्रूरतम काम था। उसके बाद इसका कुछ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका देखिए क्या क्या काम किया, वो एक ओवरव्यू देख लेते हैं। 1939 में आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ था। कब किसके द्वारा, जर्मनी अटैक किया था, यानी हिटलर अटैक किया था पोलैंड पे। उससे पहले 1939 में ही ये जो है जर्मनी यानी हिटलर ने स्टालिन से ट्रीटी कर लिया था, साइंड, उसको नॉन एग्रेशन पैक्ट बोला जाता है कि हम जो है पोलैंड पे आक्रमण करेंगे और आप जो है क्या करना है, आपको बस न्यूट्रल रहना है, आपको कुछ नहीं करना है। और इसी वजह से कहा जाता है कि जो है स्टालिन शांत भी रहा, लेकिन बाद में यही जर्मनी जो कि पीस पैक्ट इसको एक तरह से कह सकते हैं साइन किया था, 1941 में रूस पे ही आक्रमण कर देता है। और रूस पे आक्रमण करना कहा जाता है हिटलर के हार का जो प्रमुख कारणों में से अगर सबसे प्रमुख कारण माना जाएगा तो इन्वेजन ऑफ हिटलर ऑन रूस माना जाएगा, क्योंकि रूस का हिटलर का सबसे ज़्यादा कैदी जो है, सबसे ज़्यादा फोर्सेस जो होते हैं मिलिट्री जो है वो रूस में उलझ गया। और रूस इतना बड़ा देश था, इतना बड़ा एरिया कि उसमें हिटलर को समझ में ही नहीं आ सका। बाद में द्वितीय विश्व युद्ध में सक्सेसफुली फिर से स्टालिन जो है, जब हिटलर अपने आप को गोली मार लिया तो अपने पूरे एरिया जिस पे हिटलर का कब्जा हो गया था उसको सक्सेसफुली फिर से री एक्वायर ही नहीं किया, बल्कि जो है बर्लिन पे भी जाकर के कब्जा कर लिया।
और उसके बाद आपको पता है 1945 में हिरोशिमा नागासाकी पे अमेरिका जो है बम गिरा दिया, परमाणु बम। अब जो है जोसेफ स्टालिन को लगा कि तो परमाणु बम बना लिया, हम क्यों पीछे रहे। फटाक से 1949 में जोसेफ स्टालिन ने भी जो है अपना परमाणु परीक्षण कर दिया और ये भी एटॉमिक बम बना लिया, और इस तरह से दूसरा व्यक्ति बन गया जो कि जिसके पास जो भी परमाणु हथियार से संपन्न देश हो गया। 1953 में जो है इसका मृत्यु हो जाता है हार्ट अटैक के कारण। कहा जाता है इसका जो मृत्यु के बाद दो तीन तीन दिन तक इसका सूचना को बाहर लीक नहीं किया गया, ताकि जो है एक उत्तराधिकार का युद्ध न छिड़ जाए, अव्यवस्था न हो जाए, इस तरह का कारण हुआ। ये जो है मार्क्सवाद का विचारधारा को तो फॉलो करता ही था, लेकिन मार्क्सवाद लेनिनवाद को, क्योंकि मार्क्सवाद को लागू किया था लेनिन, तो उसमें लेनिन का कुछ अपना था, तो उसको मार्क्सवाद और लेनिनवाद कहा जाता है। लेकिन इसको चूंकि स्टालिन अपने स्टाइल में लागू किया, तो इसको कहा जाता है स्टालिनवाद। इसका अपना ही एक अलग जो है रूप है। और 1953 में इसकी मृत्यु के बाद रूस के जो राष्ट्रपति और रूस का जो कर्ता धर्ता बनते हैं वो निकिता क्रुश्चेव बनते हैं। नेक्स्ट है, आज ही के दिन 5 मार्च 1827 ईस्वी को इटली के एक वैज्ञानिक जिनका नाम है एलेसांद्रो बोल्टा, इनका निधन हो गया था। इनका जन्म 8 फरवरी 1745 को हुआ था। ये इटली के रहने वाले एक फिजिसिस्ट थे, यानी भौतिकविद, केमिस्ट थे। ये इलेक्ट्रिसिटी और पावर में जो है इनकी महानता थी काफ़ी, जो है उसके उनमें जो है ये इनका संशोधन था काफ़ी, उस पे जो है रिसर्च किए थे। मीथेन जिसको कि CH4 कहते हैं, उसका इसका जो है खोज भी इन्हीं के द्वारा किया गया था। वोलेटिक सेल जो कहा जाता है, जैसे आप जो इस्तेमाल करते हैं घर में, चाहे वो एवरेडी हो या निप्टो हो, इसका सबसे, या फिर लेड एसिड सेल जो है, इसका सबसे पहले खोज, इन्वेंशन जो है अलेक्जेंडर वोल्टा के द्वारा ही किया जाता है। और इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को कैरिएबल बना दिया, यानी आप जैसे वैलेट में पैसा आप रखे हुए रहते हैं, जब मर्जी है आप खर्च कीजिए, उसी तरह से बना दिया कि आप बैटरी को चार्ज कर लीजिए, जब आपको ज़रूरत है उसका इस्तेमाल कीजिए और फिर आप रखे रहिए। तो एक तरह से एक आप उस समय में जो है एक रिवॉल्यूशन था। आज तो देखते हैं इससे बहुत आगे हम लोग बढ़ गए, लिथियम आयन सेल बन गया, जो कि हर व्यक्ति के मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, सभी जगह स्थित है। इनके द्वारा केमिकली इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जनरेट किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले माना जाता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी सिर्फ लिविंग बीइंग से ही जनरेट किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने साबित किया कि इलेक्ट्रिसिटी को केमिकली भी जनरेट किया जा सकता है। इन्हीं के कारण केमिस्ट्री का एक अलग ही ब्रांच जो है तैयार हो गया, जिसको इलेक्ट्रो केमिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इन्हीं के सम्मान में जो है पोटेंशियल, जिसको फिजिक्स में आप पढ़े होइएगा, विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है, जैसे चार्ज जब फ्लो करता है, जैसे करंट का डिफिनीशन फिजिक्स में आप पढ़े होइएगा कि व्हाट इज करंट, देन करंट इज फ्लो ऑफ चार्ज, करंट इज नथिंग बट फ्लो ऑफ चार्ज, एंड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम वेयर टू वेयर, देन फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इज कॉल्ड करंट। तो यही पोटेंशियल का जो SI यूनिट है, इन्हीं के सम्मान में रखा गया क्या, वोल्ट। और इलेक्ट्रिसिटी के संबंध में जो और रिसर्च हुआ, उसमें से जो सबसे पहला रिसर्च था वो थेल्स के द्वारा किया गया था। उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा किया गया। अलेक्जेंडर वोल्टा तो आप देख ही रहे हैं। माइकल फैराडे जिनके द्वारा मोटर का आविष्कार किया गया था। माइकल फैराडे ने जो है एक क्रांतिकारी क्रांति ही ला दिया कि क्या जो है इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, यानी करंट, यानी विद्युत और मैग्नेट, चुंबक में क्या संबंध है। जहां करंट होगा वहां मैग्नेट होगा, और जहां मैग्नेट होगा वहां करंट होगा। इस दोनों में इसने अद्भुत संबंध स्थापित किया और पूरे दुनिया को ही बदल दिया इसका आविष्कार ने, यानी मोटर का आविष्कार ने। उसके बाद जेम्स क्लर्क मैक्सवेल का सिद्धांत आता है इसी के क्षेत्र में, इसको फिजिक्स में कभी जो है और पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।